हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार ऋषि यस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का जो मैथमेटिक्स है उसका हम थर्ड लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट के बारे में कि किसी भी सेट को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके लिए हम पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स पर भी डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर में यह बात पढ़ लिया है कि सेट क्या होते हैं, सेट्स के हमने एग्जाम्पल्स पर बात कर लिया था। उसके बाद हमने इसमें देखा था कि कैसे कोई भी एलिमेंट अगर किसी सेट से बिलोंग कर रहा है तो हम उसे कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हमने यह भी पढ़ा था कि कुछ स्टैंडर्ड सेट्स कौन कौन से हैं, इनके बारे में हमने बहुत ही डिटेल से समझ लिया है। ठीक है, तो अब इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों पर बातें कर लिया है, तो अब चलिए आप लोग अपने कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। ठीक है, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेट्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम केवल एक ही प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी आगे चलते हुए मैं समझाऊंगा। और कुछ ऐसे सेट्स होते हैं जिन्हें हम 2 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि किसी भी सेट को हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 मेथड्स हैं। ठीक है, पहला मेथड हमारे पास क्या है, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड कहते हैं, जिसे हम दूसरे नाम से टेबुलर फॉर्म या मेथड कहते हैं। ठीक है, और जो दूसरा हमारे पास मेथड होता है उसको हम कहते हैं सेट बिल्डर मेथड कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 2 प्रकार से किसी भी सेट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर इसके बारे में हम बात करते हैं तो हमारे पास जो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर मेथड होता है, इसमें हम जब सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें हम एलिमेंट्स को दिखाते हैं। ठीक है, किसको दिखाते हैं, एलिमेंट्स को दिखाते हैं। ओके, जबकि अगर सेट बिल्डर मेथड में हम बात करते हैं तो हम इसमें एलिमेंट्स को ना दिखाते हुए उसके प्रॉपर्टी को दिखाते हैं। समझाता हूं, समझो इस बात को। जैसे कि अगर हम प्रॉपर्टी और एलिमेंट्स का कहने का क्या मतलब है, जैसे हमने देखा था अपने लास्ट लेक्चर में कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है एक। ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, n से रिप्रेजेंट किया था। अब इसमें हमने क्या किया था कि हमने इसमें एलिमेंट्स को दिखाया 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे। अब ये जो हमारे पास सेट बना है, इसमें हमने क्या किया, एलिमेंट्स को दिखाया। तो जब हमने किसी भी सेट का रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट्स को दिखाते हुए किया तो ये जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होगा, इसको हम कहेंगे कि यह हमारे पास टेबुलर फॉर्म में है या टेबुलर मेथड से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। ओके, बातें समझ में आई। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे, अभी हमने बस एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझाने का प्रयास किया। ठीक है, अब सेट बिल्डर मेथड के बारे में अगर बात करते हैं तो इसी नेचुरल नंबर को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को n से हमने रिप्रेजेंट किया और यहाँ पर हमारे पास एक मझला ब्रैकेट। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसको कैसे लिखते हैं सेट बिल्डर मेथड में, इसको ध्यान से सुनना। यहाँ पर हम लिखेंगे x इज सच दैट x, ठीक है, इज एन एलिमेंट, ठीक है, इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, तो ये जो हमारे पास लिखने का तरीका है, यहां पर हमने क्या किया, किसी भी एलिमेंट्स को नहीं दिखाया,
हमने उसके प्रॉपर्टी के बारे में बताया कि हमारे पास जितने भी x इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं वो एक्चुअली x जो हैं वो नेचुरल नंबर्स ही हैं। तो हमने उसके बस प्रॉपर्टी को दिखाया है। तो इस मेथड को हम क्या कहेंगे, सेट बिल्डर मेथड कहेंगे। अब इसी को ही और भी तरीकों से लिखा जा सकता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, किसी भी सेट को हम कई तरीके से लिख सकते हैं, ओके। जैसे कि यह जो हमारे पास सेट है, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी आपको कॉपी में नोट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अभी आगे चलते हुए मैं सारी चीज़ें नोट कराऊंगा, यहाँ पर बस ध्यान दो। अब ये जो हमारे पास सेट लिखा हुआ, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3 1 9 या 8, चलो 9 लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, 9 10 एंड यहाँ पर हमारे पास आ चुका है 1 2 3, ऐसे ही चल तो चलिए मैं 4 5 6 को भी डिनोट कर देता हूँ एंड सो ऑन। ये हमारे पास ऐसे भी सेट लिखा जा सकता है, ठीक है। एक्चुअली सेट में हमें बस इतना ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। दूसरा डिफिनिट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उनका ऑर्डर हमें मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। हम किसी भी एलिमेंट को पहले लिख सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को बाद में लिख सकते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये हमने तो टेबुलर मेथड के बारे में बताया कि एक्चुअली इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो, इसे हम सेट बिल्डर मेथड में अगर लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x इज सच दैट x, ठीक है। कैसे पढ़ते हैं आगे चलते हुए ये भी मैं बताऊंगा, अभी बस आपको लिखना शुरू करना है, मतलब समझना शुरू करना है कि एक्चुअली लिखा कैसे जाता है। तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। मैं सपोज कर लेता हूं कि हमने ये जो हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, इसे मैंने एक नाम दे दिया a, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सेट बन चुका है, ओके। तो यह भी जो बात कह रहा है वो यही बात कह रहा है, और वो भी यही बात कह रहा है, यह भी सेट यही बात कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जो मेथड्स हमारे पास हैं, ठीक है, इस मेथड को ये एक्चुअली हम कहते हैं सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। बात समझ में आई? अब देखो, इस बात को समझो कि कुछ ऐसे सेट होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम केवल रोस्टर फॉर्म या टेबुलर मेथड से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ ऐसे सेट्स होते हैं जिन्हें हम केवल सेट बिल्डर मेथड से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सेट्स होते हैं जिन्हें हम दोनों से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि हमने अपने लास्ट क्लास में जब रियल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करने के बारे में हमने समझा था, तो हमने कहा था कि इसे हम एलिमेंट्स को दिखाते हुए नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, इसे हम केवल और केवल एक ही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे, सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपसे अभी नहीं बताया है, चलो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। हमने कुछ ऐसे भी सेट्स बना सकते हैं, जैसे कि हमने एक सेट ऐसे बना लिया B, जिसमें हमने रैंडमली कुछ नंबर्स को ले लिया, जैसे कि हमारे पास है -1 0 एंड 3 एंड यहाँ पर हमने ले लिया -5 एंड हमने ले लिया 4, ठीक है। तो अब इस सेट में ध्यान से आप देखेंगे तो कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो अब यह जो सेट है, इसे हम सेट बिल्डर मेथड से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जबकि इसे हम टेबुलर मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे सेट्स होते हैं जिन्हें हम दोनों प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक छोटा सा एग्जांपल बस देखा कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर का सेट होता है, इसे हम सेट बिल्डर मेथड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने टेबुलर मेथड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। बातें समझ में आ चुकी हैं? तो अब चलिए इसे हम लिखना शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने चीज़ों का कॉन्सेप्ट समझा है। अब यहाँ से हम अपने डिफिनीशन पर बात कर लेते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि हमारे पास किसी भी सेट को हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये, आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग लगा ही लिया होगा, ठीक है। तो अब पहला मेथड हम बात करते हैं, जिसे हमने कहा था कि यह हमारे पास रोस्टर मेथड या फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर इसी को ही हम कहते हैं टेबुलर मेथड, ठीक है, टेबुलर मेथड, ओके। अब ये होता क्या है समझाता हूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छे से समझना। आप लोग अपने कॉपी और पेन को रख दीजिए अभी फिलहाल, बस ध्यान से पहले बोर्ड को देख लीजिए, ठीक है। क्या होता है इसमें, मैं यहाँ पर बस एक छोटा सा लाइन लिखवा देता हूँ, वो आप लोगों के लिए हमेशा जब भी रिपीट करना रहेगा, रिवीजन करना रहेगा, लाइन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन रोस्टर मेथड, ठीक है, इन रोस्टर मेथड
all the elements of a set is, ठीक है, all the elements of a set are listed and separated, ठीक है, separated by commas, ठीक है, commas, ठीक है, and ठीक है, and placed, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, चलो placed मैंने लिख दिया। ओके, एक्चुअली डिफिनीशन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लिखने का तरीका पूछा जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर मैं डिफिनीशन इसलिए लिखवा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कभी भी रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी तो आप लोग यहाँ से समझ जाएंगे, ठीक है। तो बाय कॉमास एंड प्लेस्ड विदिन ब्रेक्स, ठीक है, हम ब्रैकेट्स के अंतर्गत इसको रखते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा क्या है इसे समझ लेते हैं। जैसे हमने एक सेट लिया एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, एक हमने एग्जाम्पल लिया, एक एग्जाम्पल हमारे पास है एक सेट है जिसमें हमने क्या किया, कुछ लड़कों का नाम हमने रख लिया। जैसे कि हमारे पास एक नाम हो गया राम, दूसरा नाम हमारे पास, ऐसे ही हम मतलब कुछ लड़कों के नाम हमने ले लिया, ठीक है, विवेक, यहाँ पर मैंने, चलो लड़कियों के भी नाम ले सकते हैं हम, ठीक है, और फिर ओके, तो ये हमने कुछ लड़कों और लड़कियों के नाम ले लिए, ठीक है। तो इनका हमने क्या किया, एक कलेक्शन बनाया, और यह कलेक्शन जो है यह पूरी तरीके से वेल डिफाइंड है, इसलिए हमने इसे सेट बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इस सेट को ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या बोला कि जब भी रोस्टर मेथड होगा, ठीक है, तो उस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब सभी के सभी एलिमेंट्स जो होंगे वो लिस्टेड रहेंगे, और वो क्या होंगे, वो सेपरेट किए जाएंगे, किससे, कामा से सेपरेट किए जाएंगे। ओके, ध्यान रखना ये मैंडेटरी चीजें हैं, अगर आप इसे स्किप कर दे रहे हैं एग्जाम में लिखते हुए तो आपका नंबर कट जाएगा। और उन्हें क्या किया, एक ब्रेक्स के अंतर्गत क्या किया, हमने उसे रखा है, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये बात लिखवा दी। ओके, अब ये हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसे हम केवल और केवल रोस्टर फॉर्म से ही लिख सकते हैं, रोस्टर मेथड से ही हम लिख सकते हैं, इसे हम सेट बिल्डर मेथड से लिख नहीं सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल हुआ। ऐसे ही हमने क्या किया, एक और एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, जिसमें हमारे पास A-E-I-O-U है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्चुअली क्या है, ये वॉवेल्स हैं। ओके, तो हमने क्या किया, वॉवेल्स का सेट बना लिया। अब इसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यह सेट ऑफ वॉवेल्स इन अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक आप लोग यह समझ पा रहे होंगे कि हम इसे रोस्टर मेथड से तो हमने लिख दिया, लेकिन इसे हम सेट बिल्डर मेथड से भी लिख सकते हैं। आगे चलते हुए मैं बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर बस आप लोग इसे ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है। उस एग्जाम्पल में हमने क्या किया, चलो मैं एक थोड़ा सा सेंटेंस यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ, फिर एग्जाम्पल्स को लेते चलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास पहला एग्जाम्पल हुआ, ये हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ठीक है, हमारे पास एक सेट है, द सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, इवन पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हमने ले लिया, ठीक है। एक्चुअली नेचुरल नंबर्स तो पॉजिटिव ही होते हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स लेस देन हमने क्या किया, 7 ले लिया, ठीक है। तो अब इसका हमने जब सेट बनाया तो उसे हमने C नाम दिया, और इसके एलिमेंट्स को अगर हमें डिनोट करना है तो हमें क्या ध्यान रखना है कि 7 से छोटे इंटीजर्स को लेना है, यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। 7 हम ले नहीं सकते। अब ध्यान यह भी रखना है कि हमें निगेटिव या 0 की तरफ नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमने बोल दिया है कि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए,
ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स ये हो गए। अब इसमें भी हमने एक कंडीशन रख दिया कि सभी के सभी इवन होने चाहिए, यानी कि हम 1 को हटा देंगे, 3 को हटा देंगे, 5 को हटा देंगे। तो जो हमारे पास टर्म्स बचे उसे हम यहाँ पर इस सेट में लिख देंगे। तो यहाँ पर बनेगा 2 4 6, ये हमारे पास एलिमेंट्स मिल गए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तीसरा एग्जाम्पल हुआ। ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल से लिख सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने 4th नंबर के एग्जाम्पल पर। द सेट ऑफ, ठीक है, ऐसे ही मैं रैंडमली कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स लिखवा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। द सेट ऑफ, ठीक है, द सेट ऑफ, हम एक ऐसा नंबर ले लेते हैं, ठीक है, 42, जिसके हम फैक्टर्स पर बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो ऐसे लिख लेते हैं, द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसका, ये एक्चुअली रहने देते हैं इस एग्जाम्पल को। ठीक है, अभी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम क्वेश्चंस कराएंगे तो वहाँ पर आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स आप लिख लीजिए, उसके बाद हम चलिए बढ़ते हैं अपने सेट बिल्डर मेथड पर। तो हमने अपने पहले मेथड पर बात कर लिया है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अपने दूसरे रिप्रेजेंटेशन के मेथड पर, जिसका नाम है सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, अब इस मेथड से हम कैसे किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, आइए इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो कुछ बातें लिख लिया जाए। ठीक है, इन सेट बिल्डर मेथड, ठीक है, इन सेट बिल्डर मेथड all the elements of the set possess, ठीक है, possesses a single common property। ठीक है, बेसिकली हमने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास जो सेट बिल्डर मेथड होता है, इसका जब रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है वह एलिमेंट्स का ना ध्यान में रखते हुए बल्कि उनके प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब इसमें अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसे ही सेंटेंस को बना लेते हैं। ठीक है, which is not possessed, ठीक है, by any other element outside the set। ओके, इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर हमने सेट का, जब सेट बिल्डर मेथड से हमने रिप्रेजेंटेशन कर दिया है तो अब ऐसा कोई भी एलिमेंट्स नहीं बच सकता है बाहर जो उस सेट के अंदर ना आया हो। ठीक है, कहने का क्या मतलब है समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल हमने लिया, पहला एग्जांपल। ठीक है, जो हमारे पास पहला एग्जांपल है उसमें हमने लिया दी सेट ऑफ वॉवेल्स, दी सेट ऑफ वॉवेल्स इन अल्फाबेट्स, इन अल्फाबेट। ठीक है, अब इसको हम एक्चुअली, यह बात तो हम जानते हैं कि इसे हम अगर रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम इसे डायरेक्ट लिखेंगे AEIOU। ठीक है, लेकिन अगर इसे हम सेट बिल्डर मेथड से लिखना चाहते हैं तो इसी सेट को हम कैसे लिखेंगे, ORR। इस सेट को हम ऐसे लिखेंगे X इज सच दैट X। अभी पढ़ना भी सिखाऊंगा, अभी बस यहाँ पर ओरली मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली इसे लिखा कैसे जाता है। ठीक है, X इज सच दैट X इज अ वॉवेल, ठीक है, इज अ वॉवेल ऑफ अल्फाबेट, ठीक है। अब इसे ध्यान से सुनना, ये एक्चुअली पढ़ा कैसे जाएगा, पढ़ना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे पढ़ा ऐसे जाएगा कि उन एक्स का कलेक्शन हम ले रहे हैं, जो एक्स जो है वह वॉवेल है अल्फाबेट का। ठीक है, उन एक्स का हमने कलेक्शन लिया, वह एक्स जो कि एक वॉवेल है अल्फाबेट का। ठीक है, इसे इंग्लिश में हम कैसे पढ़ेंगे, दी सेट
set of all x such that x is a vowel of अल्फ़ाबेट। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ेंगे। बेसिकली कैसे पढ़ेंगे? द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज अ कलेक्शन या फिर x इज एन एलिमेंट या फिर x इज अ वॉवेल ऑफ अल्फाबेट। ओके, तो इसे ऐसे पढ़ेंगे। और ये जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है ये हमारे पास है टेबुलर मेथड। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये हमारे पास है टेबुलर मेथड से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। और ये जो हमारे पास मेथड है इसे हम सेट बिल्डर मेथड से हमने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, सेट बिल्डर मेथड। ओके, इसके अलावा भी हम बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। आइए चलिए उन एग्जांपल्स पर भी बातें करते हैं। तो देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जांपल हुआ। ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं, जैसे कि हमने एक एग्जांपल, ठीक है, और देखते हैं। दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर का ही हमने कलेक्शन जो हमने सेट देखा था उसको लिखने का तरीका देख लेते हैं एक बार। ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, उसे हम बस एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं। ठीक है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हम जानते हैं ऑलरेडी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा यह बात ध्यान रखना कि ये स्टैंडर्ड सेट्स हैं, इनका जो नोटेशन होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, तो इसे हम अगर टेबुलर मेथड से रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन लिखेंगे। लेकिन जब इसे हम सेट बिल्डर मेथड से लिखेंगे तो हम कहेंगे कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास x, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के सेट से। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये रिप्रेजेंटेशन हम आगे चलते हुए सीखेंगे। अभी यहाँ पर बस ये बातें आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। एक थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें दोनों को ही मिक्स करते हुए मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं पहले जो केवल और केवल सेट बिल्डर मेथड से ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और वो एक क्लासिकल एग्जाम्पल जो इसका बनता है दी सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, दी सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल है क्योंकि इसे हम रोस्टर मेथड से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो सेट ऑफ रियल नंबर को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हम कैसे नोटेशन दिखा रहे हैं ये बातें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर। और हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि रियल नंबर एक्चुअली क्या होते हैं। तो ये एक कलेक्शन होता है जिसमें रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर के इर्रेशनल और रैशनल नंबर्स बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल हो गया। अब हम चौथा एग्जांपल देख लेते हैं, फोर्थ नंबर का एग्जांपल। द सेट ऑफ ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं बनाना चाहता हूँ। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, या फिर नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स which is लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन लिख लीजिए। ठीक है, which is greater than 3 and लेस देन हमने ले लिया 10। ठीक है, तो अब इसका रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो हम एक इस सेट का नाम दे रहे हैं बी। ठीक है, अब इसका रोस्टर मेथड हम कैसे लिखेंगे? देखो, हम इंटीजर्स का कलेक्शन ले रहे हैं जो कि 3 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। तो 3 से बड़ा जो हमारे पास इंटीजर है वो 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ठीक है, क्योंकि हमें 10 से छोटा लेना है, तो ये हमारे पास इसके कलेक्शन में आएंगे। तो ये हमारे पास सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स ही हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 4 5 6 7 8 एंड 9।
तो ये जो हमने सेट लिखा है ये एक्चुअली क्या है, या सेट बिल्डर मेथड से नहीं बल्कि हमने रोस्टर मेथड से लिखा है। अब इसको अगर हम सेट बिल्डर मेथड से लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, b इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, दिस सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक्चुअली पॉजिटिव मेंशन नहीं किया तो इसलिए मैं यहाँ पर पॉजिटिव भी नहीं लिखूंगा, ठीक है, वैसे लिख सकता हूँ लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर, ठीक है, इज एन इंटीजर which is, ठीक है, greater than 3 and less than 10, ठीक है, ये ऐसे लिखेंगे। इसी को ही हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या नीचे इसके स्क्रीन में आएगा या नहीं, ठीक है, इसके नीचे आएगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, आप लोग पहले तो इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आइए चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसी सेट को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, b इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा कि दी सेट ऑफ ऑल x, ठीक है, सच दैट x इज, ठीक है, एन इंटीजर which lies, ठीक है, which lies between 3 and 10, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो ये हमारे पास नंबर्स हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 3 और 10 यानी कि 3 और 10 के बीच में हमारे पास क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। अब इसी को ही ऐसे भी लिखा जा सकता है ORR, मतलब कि किसी भी सेट को हम कई प्रकार से लिख सकते हैं उसके प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो दिस सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, ओके। और यहां पर हम क्या लगाएंगे, कॉमा, ठीक है, जहां पर हमारे पास x जो है वह 3 से क्या है, बड़ा है यानी कि ग्रेटर देन, एंड 10 से छोटा है यानी कि लेस देन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास x जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से ही बिलोंग कर रहा है, जहां पर x जो है वह ग्रेटर देन 3 है एंड लेस देन 10 है। तो इसलिए हम इसी सेट को ही इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि हम x सच दैट x ही लिखें, ये हमारे पास बस एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो इसको हम y सच दैट y भी लिख सकते हैं, z सच दैट z भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली x y z हमारे पास जो होते हैं ये अननोन एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। तो हमने सेट बिल्डर मेथड पर बात कर लिया, आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स को भी देख लेते हैं। तो हमने आज के इस लेक्चर में सेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स बच रहे हैं जिसे हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ऑलरेडी हमने बहुत से कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, तो उसे अलग से डिस्कस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बट हम जब अगला लेक्चर लेकर आएंगे तो उसमें हम अपने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस आप सभी के एक्सरसाइज में दिया गया है वो सभी क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों को अगेन रिकॉल कर लेंगे और सारा कॉन्सेप्ट भी पूरी तरीके से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। जिससे हमें एक्स्ट्रा समय भी नहीं देना पड़ेगा कि कुछ और अलग से एग्जाम्पल्स पढ़ने की ज़रूरत पड़े, और हमारा काम भी और हमारा टाइम भी बचेगा, साथ ही साथ एक्सरसाइज भी हमारे हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करते हुए अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। और वीडियो आप सभी को पसंद आ रहे हो तो अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही साथ यह लेक्चर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।